दोस्तों, आज के इस वीडियो में जानेंगे हम सभी वेंटिलेटर के संबंध में। आप बहुत बार नाम सुन रहे होंगे आज की डेट में वेंटिलेटर का, क्योंकि कोरोना महामारी में इसका सबसे ज़्यादा इस्तेमाल किया जा रहा है। लेकिन सिर्फ कोरोना के लिए ही नहीं, ये अलग अलग बीमारियों के लिए इस्तेमाल की जाती है। तो इसीलिए ये वीडियो बहुत खास है आपके लिए, जानने के लिए कि क्यों और किस प्रकार से कौन कौन सी बीमारी में इस्तेमाल की जाती है और कितनी ज़रूरत है इसकी, कब इसके लिए आपको तलब लग जाती है, कब आपके लिए ज़रूरी हो जाती है ये। तो इस वीडियो को बिना स्किप किए हुए अंत तक देखिए, पूरी जानकारी मिलेगी। वेंटिलेटर एक ऐसी मशीन है जो उन मरीजों की सांस लेने में मदद करती है जो स्वयं किसी कारण से सांस नहीं ले पाते हैं। इसके कई अन्य नाम भी हैं, जैसे कि ब्रीथिंग मशीन या फिर रेस्पिरेटर या फिर मैकेनिकल वेंटिलेटर इत्यादि। अधिकांश रोगियों को गंभीर बीमारी के कारण वेंटिलेटर की आवश्यकता होती है। इनकी अस्पताल के आईसीयू में देखभाल की जाती है। जिन लोगों को लंबे समय तक वेंटिलेटर की आवश्यकता होती है, उनकी देखभाल अस्पताल की नियमित यूनिट, पुनर्वास सुविधा या फिर घर पर की जा सकती है। आइए इस वीडियो में हम आपको विस्तार से बताने जा रहे हैं कि वेंटिलेटर क्या है, आईसीयू में वेंटिलेटर के कितने प्रकार होते हैं, वेंटिलेटर कैसे कार्य करता है और वेंटिलेटर पर होने से जुड़े रिस्क क्या क्या होते हैं, यानी क्या दिक्कतें हो सकती हैं। इसके साथ ही आईसीयू में वेंटिलेटर पर आने वाले खर्च के बारे में भी हम आपको आज बताएंगे इस वीडियो में। तो वीडियो को बिना स्किप किए हुए अंत तक जरूर देखिए। नमस्कार, आप देख रहे हैं जीवन जीने की कला। प्लीज़ वीडियो को लाइक कर दीजिए, शेयर कर दीजिए व्हाट्सएप पे, फेसबुक पे फैमिली मेम्बर्स और दोस्तों के साथ, ताकि उनको भी ये महत्वपूर्ण जानकारी मिल जाए। सबसे पहले आइए समझते हैं वेंटिलेटर क्या है। वेंटिलेटर एक मशीन है जो रोगी को सांस लेने में मदद करती है। इसके लिए मुंह, नाक या गले में एक छोटे से कट के माध्यम से एक ट्यूब श्वास नली में डाल दी जाती है। इसे मैकेनिकल वेंटिलेशन भी कहा जाता है। यह एक जीवन सहायता उपचार है। मैकेनिकल वेंटिलेशन की ज़रूरत तब पड़ती है जब कोई रोगी प्राकृतिक तरीके से अपने आप सांस लेने में सक्षम नहीं होता है। इन मशीनों का उपयोग मुख्य रूप से अस्पतालों में किया जाता है। वेंटिलेटर मशीन कैसे कार्य करता है, अब ये हम आपको बताते हैं। फेफड़ों में ऑक्सीजन भेजता है। सबसे पहली बात तो ये शरीर से कार्बन डाइऑक्साइड निकालती है। कार्बन डाइऑक्साइड एक अपशिष्ट गैस है जो विषाक्त हो सकती है, यानी कि जो कि हमारे शरीर में नहीं होना चाहिए। जब हम ऑक्सीजन लेते हैं तो वो कार्बन डाइऑक्साइड में तब्दील हो जाता है। क्यों? क्योंकि उसकी शुद्धि हो जाती है। जैसे हम खाना खाते हैं, पानी पीते हैं, तो जो पानी है वो गंदगी को साथ में ले लेता है, वो हमारे मूत्र मार्ग से बाहर निकल जाता है। ठीक वैसे ही एयर को भी बाहर करना जरूरी होता है, तो वेंटिलेटर इसमें मदद करता है। लोगों को आसानी से सांस लेने में इससे मदद मिलती है। उन लोगों के लिए सांस लेना संभव बनाती है जिन्होंने खुद से सांस लेने की क्षमता खो दी है। एक वेंटिलेटर अक्सर कुछ समय के लिए प्रयोग किया जाता है, जैसे कि सर्जरी के दौरान जब आपको जनरल एनेस्थीसिया दिया गया हो। एनेस्थीसिया दिया जाता है आपको बेहोश करने के लिए। एनेस्थीसिया के असर को प्रेरित करने के लिए उपयोग की जाने वाली दवाएं सामान्यतः श्वास को बाधित कर सकती हैं। एक वेंटिलेटर यह सुनिश्चित करने में मदद करता है कि आप सर्जरी के दौरान सांस लेना जारी रखें, क्योंकि उस स्थिति में आप कॉन्शियसनेस में नहीं होते हैं। वेंटिलेटर का प्रयोग गंभीर फेफड़ों की बीमारी या अन्य सांस की परेशानियों के लिए भी किया जा सकता है, जो कि सामान्य तरीके से श्वास लेने की क्षमता को प्रभावित करती है। कुछ लोगों को लंबे समय तक या फिर अपने पूरे शेष जीवन के लिए वेंटिलेटर का उपयोग करने की आवश्यकता हो सकती है। इन मामलों में मशीनों का इस्तेमाल अस्पताल के बाहर लंबी अवधि की देखभाल सुविधाओं में या घर पर किया जा सकता है। वेंटिलेटर किसी से भी किसी प्रकार की बीमारी का इलाज नहीं किया जाता है, बल्कि इसका उपयोग केवल रोगी को सांस लेने में सहायता के लिए किया जाता है। ये समझ लीजिए, वेंटिलेटर कोई इलाज नहीं है, बल्कि कोई भी बीमारी का इलाज चल रहा है उसमें मदद करता है, और खास करके ये सांस लेने के लिए मदद करने के लिए बनाई गई एक मशीन है। किसी भी प्रकार के मानक नामकरण के अभाव में अलग अलग वेंटिलेटर निर्माताओं के अनुसार हर मोड के अलग अलग नाम हो सकते हैं। इसके कारण आईसीयू वेंटिलेटर बहुत भ्रमित कर सकते हैं। वेंटिलेटर के दो प्रमुख प्रकार होते हैं। आइए इसके प्रकारों को समझ लेते हैं। सबसे पहले नेगेटिव प्रेशर वेंटिलेटर, जी हाँ, जिसे एक्स्ट्रा थोरैसिक बोलते हैं। नेगेटिव प्रेशर वेंटिलेटर रोगी की छाती पर लगाया जाता है। इस फोर्स या फिर दबाव के कारण छाती उठती है और
फैलती है। इस प्रकार के वेंटिलेटर के उदाहरणों में शामिल है आयरन लंग यानी कि बॉडी टैंक और चेस्ट क्विरास। दूसरा है पॉजिटिव प्रेशर वेंटिलेटर, जिसे इंट्रापल्मोनरी प्रेशर भी कहते हैं। इसमें वेंटिलेटर एक सकारात्मक दबाव बनाता है जो हवा को मरीज के फेफड़ों में धक्का देता है और इंट्रापल्मोनरी प्रेशर या फिर दबाव बढ़ाता है। 3 प्रकार के पॉजिटिव प्रेशर वेंटिलेटर होते हैं। पहला होता है वॉल्यूम साइकिल्ड, पहले से निर्धारित की गई मात्रा या फिर वॉल्यूम वितरित होने तक वायु मार्ग पर दबाव बना रहता है। अधिकांश रोगियों के लिए इस प्रकार के वेंटिलेटर का उपयोग किया जा सकता है। दूसरा है प्रेशर साइकिल्ड। जी हाँ, ये वेंटिलेटर आमतौर पर न्यूमेटिकल पावर्ड यानी कि 50 PSI होते हैं और इसमें दबाव सीमा पहले से निर्धारित होती है। वहाँ तक पहुँचने तक श्वास नली पर सकारात्मक दबाव डालते रहते हैं। तीसरा है टाइम साइकिल्ड। इस प्रकार के वेंटिलेटर में समय पहले से निर्धारित किया जाता है। उस समय तक पहुंचने तक ये वेंटिलेटर सकारात्मक दबाव लगाते रहते हैं। आमतौर पर शिशु के वेंटिलेशन के लिए इनका उपयोग किया जाता है। अब समझते हैं कि वेंटिलेटर कैसे कार्य करता है। ये बहुत रोचक है ना, आइए समझते हैं इसको। वेंटिलेटर एक ट्यूब के माध्यम से शरीर से जुड़ा हुआ होता है। यह ट्यूब रोगी के मुंह या फिर नाक या गले में श्वास नली में रखी जाती है। जब स्वास्थ्य देखभाल प्रदाता ईटी ट्यूब को व्यक्ति के वायु मार्ग या श्वास नली में रखता है, इसे इंट्यूबेशन कहा जाता है। आमतौर पर श्वास ट्यूब को रोगी के नाक या फिर मुंह के माध्यम से ही विंड पाइप या फिर श्वास नली में डाल दिया जाता है। ट्यूब उसके बाद रोगी के गले में आगे खिसकाई जाती है, जिसे एंडोट्राचेल या फिर ईटी ट्यूब कहा जाता है। कभी कभी सांस लेने वाली ट्यूब को शल्य चिकित्सा या सर्जरी द्वारा गले में छेद के माध्यम से रखा जाता है, जिसे ट्रेकियोस्टोमी कहा जाता है। छेद में रखी ट्यूब को कभी कभी ट्रेच ट्यूब कहा जाता है। किसी आपात स्थिति में आपको नींद के लिए और श्वास ट्यूब को आपके विंड पाइप में डालने से होने वाले दर्द को कम करने के लिए दवा दी जाती है। यदि आपातकालीन स्थिति नहीं है तो यह प्रक्रिया एनेस्थीसिया का उपयोग करके ऑपरेटिंग रूम में की जाती है। ट्रेच ट्यूब जब तक आवश्यक हो तब तक रहने में सक्षम है। दोनों प्रकार की श्वास ट्यूब आपके वोकल कॉर्ड से गुजरते हैं और बात करने की आपकी क्षमता को प्रभावित करते हैं। कभी कभी रोगी बोलने वाले वॉल्व नामक एक विशेष एडाप्टर का उपयोग करके ट्रेच ट्यूब गले में होने पर भी बात कर सकता है। अधिकांश बार एंडोट्राचेल ट्यूबों का उपयोग उन लोगों के लिए किया जाता है जो कम अवधि के लिए वेंटिलेटर पर होते हैं। इस ट्यूब का लाभ यह है कि इसे सर्जरी के बिना रोगी के विंड पाइप में रखा जा सकता है। ट्रेच ट्यूबों का उपयोग उन लोगों के लिए किया जाता है जिन्हें लंबी अवधि के लिए वेंटिलेटर की आवश्यकता होती है। जो रोगी जाग रहे हैं उनके लिए यह ट्यूब एंडोट्राचेल ट्यूब की तुलना में अधिक आरामदायक है। कुछ स्थितियों में तो एक व्यक्ति जिसको ट्रेच ट्यूब लगी हुई है वह बात करने में भी सक्षम हो सकता है। वेंटिलेटर आमतौर पर दर्द का कारण नहीं बनते हैं। रोगी के विंड पाइप में श्वास ट्यूब कुछ असुविधा का कारण बन सकती है। यह बात करने और खाने की आपकी क्षमता को भी प्रभावित करती है। भोजन के बजाय स्वास्थ्य देखभाल करने वाली टीम रोगी को नस में डाली गई ट्यूब के माध्यम से पोषक तत्व दे सकती है। यदि रोगी लंबे समय तक एक वेंटिलेटर पर हैं तो उसे संभवतः नासोगैस्ट्रिक ट्यूब या फिर फीडिंग ट्यूब के माध्यम से भोजन दिया जाता है। ट्यूब रोगी की नाक या मुंह से या फिर सर्जरी से बने छेद के माध्यम से सीधे उसके पेट या छोटी आंत में जाती है। एक वेंटिलेटर रोगी की गतिविधि को बहुत सीमित कर देता है। रोगी अपने बिस्तर पर या कुर्सी पर बैठने में सक्षम हो सकता है, लेकिन आप आमतौर पर ज़्यादा घूम नहीं सकते हैं। अब समझते हैं वेंटिलेटर पर होने से जुड़े हुए रिस्क क्या क्या हैं, यानी कि क्या रिस्क हो सकता है वेंटिलेटर पर जाने के बाद। किसी भी व्यक्ति के वेंटिलेटर पर होने के सबसे गंभीर और असामान्य जोखिमों में से एक है निमोनिया होना। जी हाँ, रोगी के वायु मार्ग में रखी श्वास ट्यूब के माध्यम से बैक्टीरिया उसके फेफड़ों में प्रवेश कर सकते हैं। नतीजा क्या होगा? ऐसे रोगी में वेंटिलेटर से जुड़ा हुआ निमोनिया या फिर वेंटिलेटर एसोसिएटेड निमोनिया, जिसे VAP नामक बीमारी कहा जाता है, ये विकसित हो सकती है। श्वास ट्यूब रोगी के लिए खांसना भी मुश्किल बनाती है।
खांसी फेफड़ों में फंसे कणों के हमारे वायु मार्ग को साफ करने में मदद करती है। अगर ये कण साफ नहीं हो तो ये संक्रमण कर सकते हैं। वीएपी वेंटिलेटर का उपयोग करने वाले लोगों के लिए एक प्रमुख चिंता है, क्योंकि वे अक्सर पहले से ही बहुत बीमार होते हैं। निमोनिया उनकी अन्य बीमारी का इलाज करना कठिन बना सकता है। वीएपी का इलाज एंटीबायोटिक्स से किया जाता है। यदि वीएपी वाले बैक्टीरिया मानक उपचार के प्रतिरोधी हैं तो रोगी को विशेष एंटीबायोटिक्स की आवश्यकता हो सकती है। वेंटिलेटर पर होने का एक और जोखिम साइनस संक्रमण होता है। इस प्रकार का संक्रमण उन लोगों में अधिक आम होता है जिनको एंडोट्राचेल ट्यूब लगाई जाती है। साइनस संक्रमण का इलाज एंटीबायोटिक्स से किया जाता है। वेंटिलेटर का एक अन्य जोखिम फेफड़ों की क्षति है, जो कि अधिक दबाव या फेफड़ों के फेल होने के कारण होता है। न्यूमोथोरैक्स एक ऐसी स्थिति है जिसमें फेफड़ों से हवा फेफड़ों और छाती के बीच की जगह में रिसती है। यह दर्द और श्वास न आने का कारण बन सकता है और इससे एक या दोनों फेफड़ों को नुकसान हो सकता है। कुछ रोगी काफ़ी लंबे समय तक एक मैकेनिकल वेंटिलेटर पर हो सकते हैं और इससे छुटकारा कठिन हो सकता है। दुर्भाग्य से मैकेनिकल वेंटिलेटर कुछ रोगियों के लिए मरने की प्रक्रिया को लंबा कर सकता है। वेंटिलेटर का उपयोग लंबे समय तक करने से रोगी को रक्त के थक्के जमने और गंभीर त्वचा के संक्रमण का भी जोखिम हो सकता है। ये समस्याएं उन लोगों में होती हैं जिनको कुछ बीमारियां होती हैं और जो बिस्तर या व्हीलचेयर तक ही सीमित रहते हैं तथा लंबे समय तक एक ही स्थिति में रहना पड़ता है। इसके अलावा आईसीयू वेंटिलेटर की कीमत क्या होती है? अब ये सवाल आपके मन में आ रहा होगा। अस्पताल के प्रकार आधार पर एक मरीज को वेंटिलेटर पर रखने की प्रतिदिन की लागत 4,000 से 10,000 रुपये के बीच हो सकती है। आईसीयू दवा और अन्य शुल्क नहीं जोड़े गए हैं इसमें। यह लागत अधिकांश मध्यम श्रेणी के परिवारों की पहुंच से बाहर होती है। यदि चिकित्सा खर्चों का विचार आपको बहुत झटके देता है तो भारतीय वैज्ञानिकों द्वारा विकसित एक स्वदेशी आईसीयू वेंटिलेटर मशीन आपके इस बोझ को कम कर सकती है। डीआरडीओ के विशेषज्ञों, निमहंस विशेषज्ञों और प्रिकोल मेडिकल सिस्टम्स लिमिटेड के विनिर्माण विशेषज्ञों ने संयुक्त रूप से यह वेंटिलेटर विकसित किया है, जो कि विदेश से आयातित वेंटिलेटर की सभी सुविधाओं को कम लागत पर प्रदान कर सकता है। यह एक मध्यम स्तर का वेंटिलेटर है जिसकी कीमत लगभग 4,75,000 रुपये है, जबकि आयातित मध्यम स्तर के जो वेंटिलेटर में लगभग 7 लाख रुपए का खर्च आ जाता है। उच्च स्तर के आयातित वेंटिलेटर की लागत लगभग 12 लाख रुपए है। स्वदेशी वेंटिलेटर के विकसित हो जाने से हमको कई लाभ हो सकते हैं। अब स्पेयर पार्ट्स सर्विस, विस्तृत सेवा नेटवर्क की त्वरित उपलब्धता और स्पेयर पार्ट्स को बदलना भी आसान हो सकता है। लेकिन अब कोरोना काल में बात कर लेते हैं, जो वेंटिलेटर का नाम इसी की वजह से आप और ज़्यादा सुन रहे हैं। तो इसमें सबसे ज़्यादा आपको प्रयास क्या करना है? आपको प्रयास ये करना है कि ये स्थिति आए ही ना। तो इसके लिए गिलोय का काढ़ा पीजिए, आप काली मिर्च की चाय पीजिए, यानी कि जो एंटीबायोटिक वाली चीज़ें हैं जैसे कि हल्दी है, अदरक है, इन चीज़ों का इस्तेमाल बढ़ा दीजिए। इन चीज़ों का चाय को आप हर रोज़ एक बार पीने की कोशिश कीजिए ताकि आपको कोरोना जैसी महामारी परेशान न करे। वैसे इस वीडियो का उद्देश्य था आपको वेंटिलेटर के बारे में बताना, उसके खर्चे के बारे में बताना, उसके प्रकार के बारे में बताना, आईसीयू में कैसे इस्तेमाल किया जाता है, वो कैसे कार्य करता है, ये बताना। और आई थिंक आपको ये अच्छे से समझ में आ गया होगा। तो अगर आपको वीडियो अच्छी लगी है तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए व्हाट्सएप पे, फेसबुक पे, फैमिली मेम्बर्स पे, दोस्तों के साथ, ताकि उनको एक बेहतर जानकारी मिल सके। फिलहाल उम्मीद करते हैं कि आपको वीडियो बेहद पसंद आई होगी। इसी के साथ विदा लेते हैं इस वीडियो से। अंत तक आप सभी ने देखा, इसलिए दिल से धन्यवाद आप सभी का। जोड़ते हैं नई वीडियो में नई जानकारी के साथ। तब तक आप सभी खुश रहें, स्वस्थ रहें। धन्यवाद, नमस्कार दोस्तों।